नए साल पर एक बार फिर इजराइल पर हमास के रॉकेट्स बरसे हैं। हूथी ने नए साल के उपहार में, नए साल के तोहफे में अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर गिराया है। गैलेंट, जो वहां का रक्षा मंत्री हुआ करता था इजराइल का, उसने संसद से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे कई सारी वजह बताई जा रही हैं। सीरिया में लड़ाई बहुत तेज हो गई है अमेरिका और टर्की के बीच में। ये और ऐसी ही ढेर सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका TCH पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। गजा में नया साल 31 दिसंबर, आप सब लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से एंजॉय किया होगा। किसी ने पार्टी की होगी, कोई दोस्तों के साथ घूमने गया होगा, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा तो अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ आराम से रजाई ओढ़कर सो रहा होगा। लेकिन गजा में क्या चल रहा था वो आप जानते हैं। गजा में बारिश हो रही थी, लोगों के पास रुकने की जगह नहीं थी, टेंटों में पानी भर गया था, सैकड़ों टेंट बेकार हो गए हैं और वहां छोटे छोटे बच्चे इस ठंड में परेशान होकर, क्या कहूं मैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं ठंड से। इजराइल की रॉकेट से अगर नहीं मर रहे हैं, इजराइल की मिसाइलों से अगर नहीं मर रहे हैं, तो ठंड भी पहुंच गई है वहां उन्हें मारने के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी मुसीबत में सबने उनका साथ छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने भी शायद उनका साथ छोड़ दिया है, वरना इन बच्चों पर रहम तो आता किसी न किसी को। 1000 से ज्यादा बच्चे अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक मर चुके हैं। और यहीं पर मैं बता दूं कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका 22 मिलियन से ज्यादा रकम, $22 मिलियन से ज्यादा रकम दे चुका है इजराइल को, ताकि वो इन बच्चों को मारना, इन मासूमों को मारना जारी रख सके। 22 मिलियन, इतने में कोई मुल्क दोबारा बन सकता था, लेकिन ये पैसा दिया गया गजा को तबाह करने के लिए। लेकिन इन सबके बीच एक और खबर है जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। सऊदी अरबिया ने यमन को $500 मिलियन की इमदाद भेजी है। आपको लगेगा अरे हूथी को नहीं। यमन में जिस सरकार को हूथी ने सना से वापस भेज दिया था, सना से भगा दिया था, जो अमेरिका के गुलाम है, सऊदी अरब के गुलाम है, जो बिल्कुल वही करती है जो ये लोग चाहते हैं, जो सिर्फ नाम की सरकार है, जिसका यमन के बहुत छोटे से हिस्से पे कब्जा है, लेकिन वो सऊदी अरबिया और अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है, हूथी के खिलाफ है, जिसकी हूथी के साथ लड़ाई चल रही है, उसको सऊदी अरबिया ने $500 मिलियन दिए हैं। आप जरा सोच के देखिएगा, गजा के लिए इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला नए साल पर। साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क, जिसका अरब से वैसे देखिए तो कोई लेना देना नहीं है, वो नए साल पर गजा की बात करता है, गजा के लोगों की बात करता है, जेनोसाइड की बात करता है। लेकिन आप मुझे कोई एक अरब मुल्क बता दीजिए जिसने गजा की बात की हो नए साल पर। और मुझे यह सब मत समझाइएगा कि इस्लाम में नया साल नहीं है वगैरह वगैरह। आपको बता दूं कि UAE में बाकायदा छुट्टी दी गई है 1 जनवरी की। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 1 जनवरी की छुट्टी दी गई है। और इसके अलावा भी कतर हो, सऊदी अरबिया हो या कोई भी मुल्क हो, नया साल वहां बहुत धूमधाम से मनाया गया है। और इस धूमधाम में उन्हें बिल्कुल याद नहीं आई कि गजा में उनके अपने भाई, उनके अपने खून किस हालत में, किन हालात में जी रहे हैं। तो ये गजा का नया साल है और ये गजा के पड़ोसियों अरब मुल्कों का नया साल है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बहुत डिटेल में ना जाऊं तो ही बेहतर। लेकिन इन सब के बीच जेरूसलम पोस्ट, जो एक जायनिस्ट अखबार है, जेरूसलम पोस्ट के बारे में भी पता नहीं कितने लोग जानते होंगे। ये जब शुरू हुआ था तो इसका नाम था पैलेस्टीनियन पोस्ट, फलस्तीन का अखबार था। लेकिन इजराइल का कब्जा जैसे जैसे होता गया, इसका नाम जेरूसलम पोस्ट हो गया और यह अखबार पूरी तरह से जायनिस्ट अखबार में बदल गया, जो केवल इजराइल और जायनिस्टों के समर्थन में पोस्ट करता है, समर्थन में लिखता है। इस अखबार की एक रिपोर्ट है कि हमास गजा के कई इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में कमबैक कर रहा है। और इसका कहना है कि हमास की जो संख्या है, हमास की जो आर्मी की संख्या है, वो इस समय 20 से 25 हजार के बीच है। अब मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि नए साल पर हमास ने एक बार फिर
रॉकेट्स फेंकी इजराइल के ऊपर, यानी हमास की रॉकेट्स, अल कासम की रॉकेट जो हैं वो इजराइल में गिरी। हालांकि इजराइल का कहना है कि एक इंटरसेप्ट हो गई, एक खाली जगह पे गिरी, लेकिन इजराइल लगातार ऐसा ही कहता रहा है। असल में उसका क्या इंपैक्ट हुआ हम नहीं जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमास आउट नहीं हुआ है, खत्म होके बाहर नहीं हो गया है, यह तो तय है। और यही वजह है कि नेतन्याहू इस जिद में है कि वहां लड़ाई नहीं रुकेगी। जब सीज फायर की बात चल रही थी तब भी वो ये कह रहा था कि हम सीज फायर के बाद भी जंग जारी रखेंगे। और अब जब वो हॉस्पिटल से निकल के बाहर आने वाला है, बीच में हॉस्पिटल से सीधे नसट गया, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह का संकट चल रहा था, बजट पास नहीं होता शायद, इसलिए वो गया वहां पे, बजट पास हो गया, फिर से हॉस्पिटल में आ गया। वो जल्दी ही हॉस्पिटल से बाहर आने वाला है और खबर ये आ रही है कि जो भी सीज फायर की होस्टेज डील की बात चल रही थी वो पूरी तरह से रुक गई है, इम्पासे आ गया है, यानी कि फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन पिछले 10 दिनों से मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि वहां पर सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं है, और वही खबर अब कंफर्म हो रही है कि सीज फायर की बातचीत भी बंद हो गई है। इसके बाद देखिए, ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर होस्टेजेस को रिहा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहां के जो नए रक्षा मंत्री हैं सार, वो धमकी देते हैं कि अगर रिहा नहीं किया गया तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पिछले साल भर से 14 महीनों से जितने लोगों को आपने मारा है और जितनी तबाही की है, उसके बाद धमकी देने के लिए क्या बचा है? अगर अल कासम को, अगर हमास को डर के मारे आपको सौंपने होते अगवा किए हुए लोग, तो अभी तक सौंप चुका होता। आपने $22 मिलियन की रकम केवल अमेरिका ने इजराइल को दी, इसके अलावा बर्तानिया ने, कनाडा ने और बाकी मुल्कों ने जो दी है वो छोड़ दीजिए। इतने सारे लोगों को मारा गया, 1000 से ज्यादा बच्चों को मारा गया, 150 से ज्यादा सहाफियों को मारा गया। ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, शहर के शहर आपने तबाह कर दिए। उसके बावजूद अगर उन्होंने अगवा किए हुए लोग वापस नहीं किए तो बहुत सीधी सी बात है कि आपकी धमकियों का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और अगर कभी हमास ऐसी पोजीशन में आया कि उसको लगा कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो इन अगवा किए हुए लोगों के जान की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। मतलब बहुत साफ है कि चाहे वो ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे उनके आसपास के लोग हों, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि अगवा किए हुए लोग वापस आएंगे या नहीं। उनकी जान की चिंता किसी को नहीं है। ये सारे के सारे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि कैसे भी गजा पर पूरा कब्जा हो जाए, वहां का तेल, वहां का गैस लूट सकें, वहां समंदर किनारे रिजॉर्ट बना के पैसे कमा सकें। अभी तो हालत यह है कि इजराइल के अंदर टूरिज्म जीरो पे लगभग पहुंच गया है। जेरूसलम में जब क्रिसमस होता था तो दुनिया भर से लाखों लोग पहुंचते थे। पिछले 2 सालों से हालत यह है कि होटल खाली पड़े हुए हैं और बहुत लो लेवल पे, बहुत हल्के लेवल पर वहां पर क्रिसमस मनाया जा रहा है, जिसमें गजा के लोगों की बात की जा रही है। तो इन धमकियों का तो कोई असर नहीं पड़ना है, ये सब जानते हैं। और यह समझने के लिए और आसान हो जाएगा जब आप यह देखेंगे कि लगातार अमेरिका और इंग्लैंड की बमबारी के बावजूद एक तो कोई तीसरा मुल्क तैयार नहीं हुआ हूथी के खिलाफ बमबारी के लिए। अमेरिका है उधर, इंग्लैंड है और इधर सऊदी अरबिया है जो उनको मदद कर रहा है। इनकी सारे लोगों की बमबारी और सारी हरकतों के बावजूद हूथी हार मानने को तैयार नहीं है। लगातार वहां से अटैक हो रहे हैं। अभी कल उसने दावा किया कि 14वां रीपर, 14 जो रीपर है, इसके पहले 13 रीपर वो गिरा चुका है। कल उसने दावा किया 1 तारीख को, नए साल की 1 तारीख को, कि 14वां रीपर उसने अमेरिका का मार के गिरा दिया है। और समंदर के अंदर जहाजों के तो वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है, जिनको या तो उसने कब्जा किया है या रास्ता बदलने पर मजबूर किया है या फिर तबाह बर्बाद कर दिया है। अब हालत यह है कि इजराइल का अखबार जेरूसलम पोस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, टाइम्स ऑफ इजराइल में भी इस तरह की पहले खबर आई थी। आज जेरूसलम पोस्ट में यह खबर है कि हूथी को अगर कंट्रोल करना है तो फिर सऊदी अरबिया को पहल करनी पड़ेगी। ईरान के खिलाफ सऊदी अरबिया को एक मोर्चा बनाना पड़ेगा और यह मोर्चा हूथी को कंट्रोल कर सकता है। मतलब जिन्हें खड़ा होकर यह कहना चाहिए था कि बहुत हुआ, गजा में बमबारी अब रोको, जो कल तक कह रहे थे कि फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित करना होगा, अब देखिए क्या कर रहे हैं। अब पीछे से यह दिखाई दे रहा है कि जो ताकतें गजा की मदद कर रही हैं उनके खिलाफ वो खड़े हैं, चाहे ईरान हो, चाहे हूथी हो और या चाहे हिजबुल्लाह हो। हिजबुल्लाह पे याद आया कि लगातार लेबनान में भी
जो समझौता हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, उसकी शर्तें तोड़ता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि 60 दिन हो गए तो भी हम वहां से वापस नहीं आएंगे। अब जो हिजबुल्लाह के नए चीफ कासिम हैं, उनका बयान आया है कि हिजबुल्लाह ने फिर से अपनी ताकत हासिल कर ली है, हमारे पास फिर से कॉम्बैट की ताकत है और 60 दिन तक अगर जो चल रहा है हम देखेंगे। अगर 60 दिन के बाद भी इजराइल वहां से पीछे नहीं हटा तो हम लेबनान की आर्मी की फिक्र नहीं करेंगे, हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे। यही धमकी वहां की संसद के अंदर जो एमपी हैं हिजबुल्लाह के, उन्होंने भी यही बात कही है कि 60 दिन खत्म होने के बाद इजराइल को फिर से हमारे हथियार झेलने पड़ेंगे। सवाल सिर्फ यही है कि अगर वाकई आपके पास ताकत इतनी थी तो सीज फायर की जरूरत क्या थी? क्योंकि अब जो बातें आप कर रहे हैं ये तो दुनिया, मैं तो कह ही रहा था और भी लोग कह रहे थे कि इजराइल जो जंग में हासिल नहीं कर सका वो टेबल पे हासिल करने की कोशिश करेगा। और देखिए हालात ये हैं कि जंग में वो एक गांव तक नहीं पहुंच पाया था और अब वो उन जगहों पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हम 60 दिन पूरा होने के बाद नहीं हटेंगे। उसके पीछे जो ताकत है वो ट्रंप की है, जानता है वो कि ट्रंप सत्ता में आएगा तो पूरी तरह से उसकी मदद करेगा। उसी ताकत पर वो कह रहा है कि 60 दिन के बाद पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह वाकई जंग शुरू करता है, यानी समझिए कि जो एक जंग रुकी थी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। थोड़ा सीरिया के हालात पे बात कर ले। सीरिया से खबर दो है। पहली तो यह है कि वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी कि गुंडागर्दी, हत्या और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार बढ़ गया है। लगातार माइनॉरिटीज के गले काटे जा रहे हैं, उन्हें मारे जाते हैं और सबसे ज्यादा इसमें अलवाइटों को दिक्कत है और क्रिश्चियंस को दिक्कत है। अलवाइट आप जानते हैं बशर अल असद भी अलवाई समूह के ही थे, अलवाई संप्रदाय के ही थे, तो उनके फिरके के जो लोग हैं उनके ऊपर खतरा काफी बढ़ गया है। दूसरी जो खबर है वो ज्यादा बड़ी है। एसडीएफ और टर्की के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। एसडीएफ यानी कुर्दों की सेना, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और टर्की यानी एर्दोगान, जिसके शहर में आज भी फलस्तीन के लिए जुलूस निकल रहे हैं, जो आज भी फलस्तीन की बात कर रहा है, लेकिन जिसका पूरा ध्यान सीरिया में ज्यादा से ज्यादा इलाके कब्जा करने का है। तो सदर्न सीरिया यानी कि दक्षिण वाला जो सीरिया है वहां पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है, कब्जे कर रहा है, और नॉर्दर्न सीरिया जो है वहां पर अमेरिका के सपोर्ट वाले जो कुर्द हैं यानी एसडीएफ और टर्की के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि सीज फायर हुआ है, टर्की कह रहा है कोई सीज फायर नहीं हुआ है। एक लाइन में समझना है तो यह कि सीरिया एक ऐसी जंग में चला गया है जिसमें किसी मुहाने पर कहीं कोई रोशनी नहीं है। सीरिया एक मुल्क रहेगा या कई हिस्सों में टूट जाएगा, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए कि सारे अरब मुल्कों को सीरिया की बड़ी चिंता है। इनकी मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि सीरिया के ऊपर से सारे सैंक्शन हटा दिए जाएं। सऊदी अरब के मिनिस्टर सीरिया पहुंचते हैं, कुवैत के मिनिस्टर सीरिया पहुंचते हैं, सीरिया के मिनिस्टर शायद अभी सऊदी अरब गए हुए हैं। तो ये सारे जो मुल्क हैं वो लगे हुए हैं कि सीरिया से सैंक्शन हट जाए। इनमें से कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा है कि सीरिया के एक हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और वापस लौटने को भी तैयार नहीं है। इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीरिया की फिक्र सबको इसलिए है क्योंकि सीरिया में जो आए हैं जुलानी और उसके साथ के लोग, वो अमेरिका के चाहने पर आए हैं, इजराइल के चाहने पर आए हैं। तो अब अमेरिका और इजराइल का जो गुलाम हो उसको अपने जैसा ही समझें अगर ये, तो क्या बुराई है? आखिर ये भी तो अंत में अमेरिका और इजराइल के गुलामी है। तो जुलानी के साथ इनकी मोहब्बत बरसे जा रही है। गजा अब इनकी जबान पर भी नहीं आ रहा है, इनके बयान भी नहीं आ रहे हैं। गजा को लेकर आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या बदला है। इसीलिए जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरगाची साहब कहते हैं कि अगर हमारे पास मिसाइल्स की ताकत नहीं होती तो कोई हमसे बात नहीं करता, तो बिल्कुल सच कहते हैं। अगर ईरान के पास वो ताकत नहीं होती, अगर इजराइल को यह डर नहीं होता कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर पावर बना तो नहीं लिया है, तो आज ईरान पर भी वैसे ही बम बरस रहे होते हैं। इजराइल उधर से बम बरसाता और इधर से सऊदी अरबिया और बाकी सारे उसको सपोर्ट देते। लेकिन ईरान के पास ताकत है। सबको पता है कि अगर यह जंग होती है तो पूरी खाड़ी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए ईरान से फिलहाल जंग की पोजीशन में कोई नहीं है। अरगाची के बयान को ऐसे ही समझना चाहिए। आप सोचिए अब हालात यह हैं कि वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है
जो अपने आप को पैलेस्टीनियन मूवमेंट का लीडर कहती है, जो अपने आप को यासर अराफात का वारिस कहती है, अब्बास साहब जिसके हेड हैं, उसने बिल्कुल इजराइल के नक्शो कदम पे चलते हुए अल जजीरा पर पाबंदी लगा दी। यानी अल जजीरा अब वेस्ट बैंक से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। और वेस्ट बैंक में क्या कर रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी? वो ये कर रहा है कि इजरायलियों के साथ मिलकर जो हमास के या दूसरे लड़ाके हैं उनका शिकार कर रहा है। और ये सब कर क्यों रहा है? ये सब किसी भी तरह से ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहा है, ताकि अमेरिका और इजराइल से जो भीख आती है वो मिलती रहे और उस भीख पर उनकी अय्याशी चलती रहे, फलस्तीन का नाम लेते रहें लेकिन गजा की लड़ाई लड़ने की हिम्मत न कर सकें। इस तरह से तोड़ा गया है, बांटा गया है, इस तरह से लालच देकर अरबों को गुलाम बना लिया गया है। यहां पर बहुत सारे लोग उम्मत की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कुछ होगा तो फलां मदद करने आएगा, फलां मदद करने आएगा। भूल जाइए, ऐसी कहीं कोई मदद नहीं होने वाली है। अरब मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने में और अमेरिका के सामने सर झुकाने में लगे हुए हैं। तो उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी लगातार तनाव की खबरें आ रही हैं। कब वो जंग में बदल जाए कोई नहीं जानता है। तो आपके साथ कोई खड़ा होगा, मैं बार बार कहता हूं, आपका पड़ोसी खड़ा होगा। आप जिस मुल्क के हैं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा होगा। यहां की जो आबादी है, चाहे वो हिंदुओं की आबादी हो, चाहे मुसलमानों की आबादी हो, चाहे दूसरे धर्मों की आबादी हो, उनके साथ दोस्तियां, उनके साथ अच्छे रिश्ते ही आपको बचाएंगे। कोई अरब मुल्क आपको बचाने नहीं आएगा। याद रखिए कि यहां इतना कुछ होता है और जब मोदी जाते हैं अरब मुल्कों में तो वहां उनको बड़ा से बड़ा इनाम व इकराम दिया जाता है, गले लगाया जाता है, स्वागत किया जाता है, क्योंकि उनके लिए बिजनेस, पैसा और अमेरिका ही सबसे बड़ा है। ये उम्मत वगैरह गरीबों को, आप जैसों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इससे ज़्यादा कहीं कोई उम्मीद रखना खतरनाक होगा। दो और छोटी छोटी खबरें हैं। एक हारिज में एक खुलासा यह हुआ कि एक आर्मी ऑफिसर, जो इनका एक डिविजनल कमांडर था इजराइल का, उसने अपने भाई को खुली छूट दी थी कि वो जो चाहे वहां पे कर सके। और उसके भाई ने क्या किया? हत्याएं की, बच्चों की, औरतों की, मासूमों की हत्याएं की अपनी गैंग के साथ मिलकर, और वहां जो इमदाद जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को या अरब मुल्कों को यह नहीं पता है, लेकिन वो इस पर भी खामोश है। और जहां जंग है वहां हालत यह है कि सीज फायर चल रहा है, हिजबुल्ला हथियार नहीं चला रहा है। फिर भी नॉर्दर्न इजराइल से जो लोग घर छोड़ के भागे थे वो अब भी लौटने को तैयार नहीं है। इजराइल उनको पैसे देने के लिए तैयार है, बाकी सब करने को तैयार है, फिर भी वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की हालत यही है अभी कि आपके पास ताकत है तो जो छीन सकते हैं छीन लीजिए, अपने लोगों को बचा लीजिए, और अगर ताकत नहीं है तो आपकी बर्बादी लिखी जा चुकी है। कोई नियम, कोई कानून, कोई इंटरनेशनल लॉ इस समय मिडिल ईस्ट में काम नहीं कर रहा है। काम कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गुंडागर्दी, जिसके खिलाफ हूथी, हिजबुल्ला जैसे जो संगठन हैं वो जितना मुकाबला कर सकते हैं कर रहे हैं। अरबों से कहीं कोई उम्मीद नहीं है। ये फिलहाल खबर है। एक जो पक्की बात मैंने आपको बताई, कई बार बता चुका हूं, सीज फायर खत्म हो चुका है। और सीज फायर अगर खत्म हो चुका है मतलब सीज फायर की जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। 20 तारीख को ट्रंप के आने के बाद कुछ बदले तो बदले, वरना कम से कम 3 जगहों पर, गजा में, लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर, अभी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। और इसके क्या नतायज होंगे अभी से कह पाना मुश्किल है। मेरा मामला सिर्फ इतना है कि गजा के साथ खड़ा रहना जरूरी है, गजा पर बोलना लगातार जरूरी है, गजा की तबाही को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। हुक्मरान तो हमारी आपकी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर दुनिया की आवाम गजा के साथ खड़ी रहेगी तो आज नहीं तो कल अच्छी खबर जरूर आएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।